बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ भाग 16 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 14 से 17 तक की। प्रश्न संख्या 13 तक बच्चों हम हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं उन सभी प्रश्नों का अभ्यास आपने अच्छे से कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए। अब देखिए प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 14 को, और इस प्रश्न संख्या 14 में हमसे कहा गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो पहले हम बनाएंगे सूची विषम संख्याओं की जो कि 0 और 50 के बीच में आती है। देखिए हल में पहले बना लीजिए सूची, लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की सूची। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं आती है वो है 1, 3, 5, 7 ऐसे, और अंतिम जो विषम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 49। और अगर हम इस सूची को देखें ध्यान से तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एपी लिख देंगे, क्योंकि प्राप्त सूची में क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव 2 है। देख लीजिए सभी क्रमागत संख्याओं का दूसरी में से पहली घटा लीजिए, तीसरी में से दूसरी घटा लीजिए, सबका अंतर 2 का है। इसलिए यह एपी है। इसलिए यह सूची क्या है बच्चों? एपी है। अब इसके लिए बता दीजिए प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद। लिखेंगे अतः एपी का प्रथम पद ए वो हो गया 1, सार्वअंतर डी वो हो जाएगा 2, अंतिम पद एल का मान है 49। हमें ज्ञात करना है इस सूची के सभी पदों का योगफल। तो हमें पता होना चाहिए इसमें कुल कितने पद हैं। अब पदों की संख्या निकालने के लिए बच्चों हम मान लेंगे कि इस सूची में, इस एपी में कुल कितने पद हैं? n पद। लिखेंगे अब माना कि इस एपी में कुल n पद हैं। कुल कितने पद हैं? n पद हैं। इसलिए जो इसका nवां पद होगा वही आखिरी पद होगा। इसमें कुल कितने पद हैं? n, तो nवां पद जो होगा वही आखिरी पद होगा बच्चों। यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। a का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 बराबर 49। ये प्लस का 1 उधर जाके घट जाएगा और n-1 का मान आ जाएगा 48/2 अर्थात 24। ये गुणा वाला 2 देखिए 1 उधर जाके पहले घटेगा 48 आएगा, और ये n-1 को इधर रखेंगे, गुणा वाले 2 को पक्षांतरित करेंगे तो 48/2 हो जाएगा, और यहाँ से n का मान आ जाएगा 25। अर्थात इस सूची में कुल कितने पद हैं बच्चों? 25 पद हैं जिनका हमें योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्योंकि एपी के
प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद पता है इसलिए ये वाला सूत्र काम में ले लीजिए। यहाँ से हमें ज्ञात करना है पूरे 25 पदों का योगफल, तो n का मान 25, s 25 बराबर हो जाएगा 25/2 a प्लस l, a का मान 1 और l का मान 49। देखिए ये हो जाएगा 25/2 गुणा 50, 50 को 2 से काट लीजिए, आपके पास आ जाएगा 25, और यहाँ से 25 गुणा 25 आपको मिलेगा, और सारे पदों का योगफल s 25 आपको मिल जाएगा 625। 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 625, अर्थात 0 से लेकर 50 के बीच में जो भी विषम संख्याएं हैं उनका योगफल कितना आएगा बच्चों 625, लिख भी देंगे। अतः अभिष्ट योगफल बराबर 625। जो योगफल हमें ज्ञात करना था प्रश्न संख्या 14 में वो कितना आ जाएगा 625। प्रश्न संख्या 14 अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। पुनः बिना देखे प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब आगे प्रश्न संख्या 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि किसी ठेके पर कार्य अगर आप लेते हो तो उस ठेके का ये प्रावधान है कि जितने दिन आप विलंब करोगे हर विलंब किए गए दिन में क्या लगेगा आपको जुर्माना लगेगा। किस प्रकार लगेगा, पहले दिन के लिए लगेगा 200 रुपये, ठीक है, एक दिन आप लेट करते हो तो 200 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरे दिन के लिए लगेगा 250 रुपये, अर्थात 2 दिन जब आप लेट करोगे तो पहले दिन का और दूसरे दिन का मिलाकर 450 बच्चों, 200 और 250 450 रुपये आपको जुर्माने की राशि के रूप में अदा करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, यानी कि जब 3 दिन अगर विलंब करोगे तो 200, 250, 450 और 300 कुल 750 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे जुर्माने के रूप में। यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर दिन में क्या हो रहा है 50 रुपये की वृद्धि करते जा रहे हैं। हर उत्तरोत्तर दिन के लिए हमें 50 रुपये अधिक पे करने पड़ते हैं बच्चों, ठीक है। अर्थात यहाँ पर भी देखिए लिखिए, प्रश्न में भी बताया गया है प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपये है, 3 दिनों का नहीं है। 3 दिन विलंब करोगे तो 200 भी लगेंगे, 250 रुपये दूसरे दिन के लगेंगे और तीसरे दिन के 300 रुपये लगेंगे बच्चों, ठीक है। 350 नहीं 300 रुपये, ठीक है। कुल मिलाकर आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगर आप चौथे दिन भी विलंब करते हो तो चौथे दिन के रुपए लगेंगे 350, यानी कि कुल हो गए अब आपके पास 750 में 350 जोड़ दीजिए, 800 और 300 1100 रुपये, 1100 रुपये 4 दिन विलंब करने के लगेंगे। एक ठेकेदार को, फिर आपसे पूछा गया है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अगर ठेकेदार कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, इसकी गणना हमें करनी है। देखिए कैसे कैसे हम इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को हल करेंगे। हल में लिखेंगे पहले तो वह सूची, उत्तरोत्तर दिनों के लिए जुर्माने की राशियों की सूची बना लेते हैं। लिखेंगे उत्तरोत्तर, यानी हर दिन के बाद उत्तरोत्तर दिनों के लिए जुर्माने
की राशि की सूची। पहले दिन लगेंगे 200 रुपये, दूसरे दिन का जुर्माना होगा 250। फिर कह रहा हूँ बच्चों 2 दिन का जुर्माना नहीं है 250, दूसरे दिन का जुर्माना है 2 दिन का जुर्माना 450, तीसरे दिन का जुर्माना और 50 रुपये बढ़ा दीजिए 300 और इत्यादि। हमें गणना करनी है 30 दिन अगर विलंब हो कार्य में तो कुल कितना जुर्माना लगेगा। यहाँ इस सूची को आप देख रहे हैं, क्या है ये एपी है, तो लिखेंगे क्योंकि प्राप्त सूची में क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव कितना है ₹50 है। अतः यह एक एपी समांतर श्रेणी है जिसके लिए बच्चों लिखिए ए प्रथम पद 200, डी सार्व अंतर कितना है 50। हमें ज्ञात करना है इस एपी के 30 पदों तक का योगफल। क्यों? क्योंकि हमें 30 दिनों तक का क्या करना है, कुल जुर्माने की राशि को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः 30 दिनों के विलंब के लिए कुल जुर्माना वो हो जाएगा इसके 30 पदों का योग। क्योंकि हमें पता है एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इस बार हमें अंतिम पद l पता नहीं था, a और d पता है, n का मान पता है, इसलिए हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे। यहाँ से हमें S30 मिल जाएगा 30/2 2a का मान है 200 प्लस n यानी कि 30 -1 इंटू डी का अर्थ कितना 50। इसको भाग लगा दीजिए, 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15 आ जाएगा। अंदर देखिए 400 प्लस 50 को अंदर गुणा कीजिए 1500 आ जाएगा -50। ठीक है, आप 29 गुणा 50 भी कर सकते हैं, मैंने 50 को अंदर गुणा कर दिया है। अब ये हो गया देखिए बच्चों 400 और 1500 1900, 1900 में से 50 घटाएंगे तो ये 15 गुणा 1850 आ जाएगा। 15 से गुणा कर लीजिए 0, 15 5 75 हासिल 7, 15 × 120 और 7 127 हासिल 12, 15 एकम 15, 15 और 12 हो जाएगा आपके पास 27। यानी कि इन 30 पदों का योगफल आ गया 27,750 लिख देंगे बच्चों। अतः ठेकेदार को कार्य में 30 दिन का विलंब करने पर देय जुर्माना कितना जुर्माना देना पड़ेगा, वो जुर्माना होगा 27,750 रुपये।
27,750 रुपये ठेकेदार को कार्य में 30 दिन का विलंब करने के लिए चुकाने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाता ठेकेदार को 30वें दिन का कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा, तो 30वें दिन का जुर्माना A30 होगा बच्चों, जबकि 30 दिनों तक का कुल जुर्माना S30। समझ में आई बात? तो 30 दिनों का कुल जुर्माना S30 आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले जुर्माने की राशि की सूची बनाएंगे, आपको मिल जाएगी AP प्रथम पद सार्वंतर। हमें 30 दिनों तक का जुर्माना कैलकुलेट करना है, इसका मतलब 30 दिनों का सम निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल निकालेंगे 27,750 आएगा। लिख देंगे कि ठेकेदार को कार्य में 30 दिन का विलंब करने पर देय जुर्माना होगा 27,750 रुपये। समझ में आ गया? चलिए अब हल करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हैं, तो हमें ज्ञात करनी है प्रत्येक पुरस्कार का मान। हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या है, अर्थात प्रत्येक पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी गई। कहानी से के रूप में समझिए बच्चों, एक विद्यालय है। विद्यालय ने क्या किया, विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पूरे साल में उन विद्यार्थियों की जो उनका व्यवहार रहा स्कूल में, उस व्यवहार को और उनके प्रदर्शन को देखकर कक्षा टेस्ट में मान लीजिए या अर्धवार्षिक परीक्षा में मान लीजिए या वार्षिक परीक्षाओं में मान लीजिए, खेल घंटे के दौरान उनके व्यवहार को देख लीजिए, सुबह प्रार्थना के दौरान उनके व्यवहार को देख लीजिए, या पूरे विद्यालय में जो समय उन्होंने बिताया है उसमें उनका व्यवहार कक्ष में कैसा रहा, विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों के साथ, अध्यापकों के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा। इन सब को देखकर विद्यालय ने 700 रुपये बच्चों को देने का निश्चय किया और वो 700 रुपये 7 पुरस्कार के रूप में बच्चों को दिए जाएंगे। अब हमसे कहा गया है कि जो पुरस्कार पहले स्थान वाले बच्चे को मिलेगा दूसरे स्थान वाले से 20 अधिक होगा, या हम कहें दूसरे स्थान वाले को पहले से 20 रुपये कम मिलेंगे, फिर तीसरे स्थान वाले को और 20 रुपये कम मिलेंगे। इस तरीके से हर एक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा। हमें ज्ञात करना है कि ये पुरस्कार की राशियाँ, इन पुरस्कारों का मान वास्तव में कितना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों मान लीजिए पहले पुरस्कार की जो राशि है उसे, और फिर अगले पुरस्कारों 7 पुरस्कारों की राशियां हम प्राप्त कर लेंगे 20 घटा के। देखिए कैसे। हल में हम लिखेंगे माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर A। प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है, A रुपये। A रुपये मान लीजिए बच्चों। अतः 7 पुरस्कारों के मान क्या हो जाएंगे, पहले वाला तो A हो जाएगा, फिर A -20, फिर A इसमें से 20 और कम करेंगे, A -40, A -60, A -80, A -100। 20 कम करते चलिए बच्चों, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और जो 7वां पुरस्कार होगा वो होगा A -120। इस तरीके से अगर इन पुरस्कारों के मानों की सूची को देखें तो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। देखिए दूसरे और पहले का अंतर 20 दिया गया है, तीसरे और दूसरे का अंतर भी कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। 20 कम होते जा रहे हैं, अर्थात हम अगर दूसरे में से पहला घटाएंगे तो -20 अंतर आएगा। घटा के भी देख लीजिए बच्चों, दूसरा है A -20, उसमें से पहला घटाएंगे तो आ जाएगा -20। ऐसे ही तीसरे में से A -40 में से दूसरा घटाओगे A -20 तो भी आपको -20 ही
मिलने वाला है तो भी आपको -20 ही मिलने वाला है। क्रमागत पदों का अंतर क्या है, -20 है। तो लिखेंगे प्राप्त, क्योंकि प्राप्त पुरस्कारों की सूची में क्रमागत पदों का अंतर सदैव -20 है। अतः यह सूची एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है। यह सूची क्या है बच्चों, एक एपी है। इसके लिए हम बता सकते हैं प्रथम पद और सार्व अंतर का मान। पदों की संख्या तो आपको पता ही है 7। तो लिखेंगे यहाँ देखिए बच्चों, प्रथम पद यानी कि प्रथम पुरस्कार वो तो है ए। सार्व अंतर सब क्रमागत पदों का अंतर कितना है, -20। ठीक है। अंतिम पद हमें पता है कितना है, अंतिम पद है A-120। अंतिम पद कौन सा, A7, 7वां पद, या अंतिम पद कितना है A-120। तथा इन सभी पदों का योग इन सातों पुरस्कारों का योगफल कितना है, वो हमें दिया गया है ₹700। कितना दिया गया है, 700। लिखेंगे बच्चों, क्योंकि Sn बराबर होता है n/2, अंतिम पद भी पता है इसलिए A+ लिख दीजिए L। यहाँ इसलिए S7 बराबर हो जाएगा 7/2 A+ 7 पद हैं तो आखिरी पद क्या हो जाएगा, A7। S7 हमें दिया गया है 700 बराबर 7/2। प्रथम पद A ही है और 7वां पद है बच्चों A-120। 7वां पद क्या है, A-120। देखिए 7 से इसको काटेंगे 100 बार कट जाएगा, ये बटे वाला 2 इधर आके गुणा होगा तो ये हो जाएगा 200 बराबर 2A-120। A और A कितना हो गया, 2A। अब ये माइनस के 120 को इधर पक्षांतरित कर दीजिए 200 की तरफ, तो हमें मिल जाएगा 2A बराबर 320। ये माइनस का 120 200 की तरफ जाके जुड़ जाएगा, 200 और 120 कितना हो गया, 320। और यहाँ से A का मान आ जाएगा, 2 का भाग लगा दीजिए 160। प्रथम पुरस्कार मिल जाएगा आपको 160 रुपये का, लिख भी देंगे बच्चों। अतः प्रथम पुरस्कार बराबर ₹160। सेकंड द्वितीय पुरस्कार, सारे पुरस्कार बताने हैं हमें। पुरस्कार बराबर, इससे 20 कम कर लीजिए, ₹140। थर्ड पुरस्कार हो जाएगा, इससे भी 20 कम, ₹120। फिर चौथा पुरस्कार हो जाएगा, इससे 20 कम, ₹100। पांचवा, फिर छठा और फिर 7वां पुरस्कार भी बता दीजिए बच्चों। 20 रुपये कम करते जाइए, ये हो जाएगा ₹80। छठा हो जाएगा ₹40 और ये हो जाएगा ₹20। तो जो 7वें स्थान पर आएगा उसको 20 रुपये की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। राशि इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, प्रदर्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 20 रुपये देखना है तो भी बड़ी बात है, क्योंकि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों में 7 ही विद्यार्थी चुने जाएं और उसमें आपका नंबर आए, ये बहुत बड़ी बात है।
नगद राशि को नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि विद्यालय में हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा समग्र शैक्षिक प्रदर्शन कैसा है, और हमें निरंतर उसमें वृद्धि करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि अगर 700 रुपये को 7 नगद पुरस्कारों के रूप में विद्यार्थियों को इस प्रकार दिया जाए कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि हमने ज्ञात की। पहला पुरस्कार 160 रुपये का, दूसरा 140 का, तीसरा 120 का, चौथा 100 रुपये का, पाँचवा 80 रुपये का, छठा 40 रुपये का और सातवां पुरस्कार कितना 20 रुपये का होगा बच्चों। इस तरीके से हल कर लेंगे हम इस प्रश्न को। फिर देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। लंबी चौड़ी कहानी आपको दिख रही है, लेकिन याद रखिए बच्चों, जितना लंबा चौड़ा प्रश्न होगा उसमें आपको प्रश्न को उतने ही अच्छे से समझाया गया होगा, क्योंकि अच्छे से समझाने के लिए ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो बड़े प्रश्न को देखकर हमें घबराना नहीं है, उल्टा खुश होना है, क्योंकि हमें वो प्रश्न तो अच्छे से समझाया गया है, हर एक बात को क्लियर की गई है प्रश्न में ही, तो इसका उत्तर तो आसान ही होने वाला है। देखिए इस प्रश्न को हल करते हुए आप ये समझ जाएंगे। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। न केवल उन्होंने सोचा बच्चों, बल्कि पेड़ लगाए भी। देखिए आगे, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जिस कक्षा में वह पढ़ रहे हैं उसका एक अनुभाग उतने पेड़ लगाएगा जिस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं। जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। उदाहरण से समझिए बच्चों, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 4 का जो एक सेक्शन होगा, एक अनुभाग होगा, वो 4 पेड़ लगाएगा, 10वीं क्लास का एक सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कहाँ तक के लिए चलता रहेगा? कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है कि स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए। पहले कहानी को समझिए, सूची बनाइए पेड़ों की संख्या की, फिर हम योगफल ज्ञात करेंगे। देखिए कहानी यह है कि कक्षा जो 1 है उसके 3 सेक्शन हैं, A, B और C। और पहली क्लास वालों को कितने पेड़ लगाने हैं? 1 ही पेड़ लगाना है एक सेक्शन को, यानी कि सेक्शन A भी 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन B भी 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन C भी 1 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 3। कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 3। अब बात करते हैं कक्षा 2 की। कक्षा 2 के प्रत्येक अनुभाग को 2 पेड़ लगाने हैं, और इसके कितने अनुभाग हैं? इसके भी 3 अनुभाग हैं, A, B और C। अनुभाग 1 को 2 पेड़ लगाने हैं, अनुभाग B को भी 2 लगाने हैं, इनको भी 2 लगाने हैं। तो कक्षा 2 के जो तीनों अनुभाग हैं वो मिलकर कितने पेड़ लगा देंगे? वो लगा देंगे बच्चों 6। कक्षा 3 के बारे में विचार कीजिए। 3 के भी 3 अनुभाग हैं, A, B, C। A अनुभाग भी 3 पेड़ लगाएगा, ये अनुभाग भी 3 पेड़ लगाएगा, और ये अनुभाग भी कितना पेड़ लगाएगा? 3। तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, कितने पेड़ लगाएगा? 9। कक्षा 3। ऐसे ही कक्षा 4 कितने पेड़ लगाएगी? कक्षा 4 का अनुभाग 1 4 पेड़ लगाएगा, B ये भी 4 पेड़ लगाएगा, C ये भी 4 पेड़ लगाएगा। कक्षा 4 कुल कितने पेड़ लगाएगी? 4 तिया हो गया 12। कक्षा 5 कैसे लगाएगी? इस तरीके से चलेगी। और ये कार्य कब तक चलेगा? 12वीं कक्षा तक चलेगा बच्चों। अगर हम बात करें 12वीं कक्षा के अनुभाग A की, तो ये 12 पेड़ लगाएगा, अनुभाग B ये भी 12 पेड़ लगाएगा, अनुभाग C ये भी क्या लगाएगा? 12 पेड़। यानी कि कक्षा 12 जो है वो कुल 36 पेड़ लगाएगी। कक्षा 12 कुल कितनी पेड़ लगाएगी? 36 पेड़ लगाएगी।
इसलिए हल में हम जब सूची लिखेंगे बच्चों तो हमें मिलेगी जो संख्याएं वो इस प्रकार की होंगी। देखिए हल में हम लिखेंगे स्कूल की प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या की सूची। कक्षा ए कितना लगाएगी? 1 गुणा 3, क्योंकि एक एक तीनों अनुभाग लगाएंगे। कक्षा 2 2 गुणा 3, कक्षा 3 3 गुणा 3, इस तरीके से कक्षा 12 12 गुणा 3, अर्थात 3 6 9 इत्यादि करते हुए कक्षा 12 कितने 36। हमें ज्ञात करना है कि ये कुल कितने पेड़ हैं। इस सूची को ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा एपी है, लिख देंगे क्योंकि प्राप्त सूची एक एपी है जिसमें प्रथम पद ए तो है 3, सार्व अंतर डीबी है 3, अंतिम पद कितना है? एल है 36, तथा पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या एन का मान है 12। 12 कक्षाएं हैं तो कितने पद होंगे? 12। हमें ज्ञात करना है एस 12 कुल कितने पेड़ लगाए, तो लिखेंगे अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या वो हो जाएगी S12। जितने भी पद हैं सबको जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ने का मतलब 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे क्योंकि एन पदों तक का योगफल होता है n/2 a प्लस एल, इसलिए S12 हो जाएगा 12/2। a का मान कितना है? a का मान है 3, अंतिम पद कितना है? 36। a का मान है 3, अंतिम पद है 36, n का मान है 12। तो यहाँ से 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6, गुणा कितना? 39। गुणा कर लीजिए, 6 नाम 54 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 23। देखिए 6 नाम 54 की 4 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 23। यानी कि कुल मिलाकर स्कूल के विद्यार्थी कितने पौधे लगाएंगे, कितने पेड़ लगाएंगे बच्चों? वो लगाएंगे 234। कितने? 234 लिख भी देंगे। इस बात को कैसे लिखेंगे बच्चों? आता है अभिष्ट कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। कितनी? 234। इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 17 तक को। उम्मीद करता हूँ जिन भी प्रश्नों की चर्चा आज हमने की है सारे आपने मेरे साथ हल किए हैं और पुनः हल करने का प्रयास करेंगे। बिना देखे हल करेंगे बच्चों तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो पुनः वीडियो देखिए और फिर से समझने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। धन्यवाद।